नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहती है। आज सप्ताह का पहला दिन है। देखेंगे कि शेयर बाजार किस तरह से खुले हैं। और कल वित्त मंत्री का दौरा था कर्नाटका का, और कर्नाटक सरकार पर उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आज की जो क्वाड की जो मीटिंग है उसमें विदेश मंत्री ने कौन से वो बड़े संकेत दिए हैं जो हमारी इकॉनमी और पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। क्वाड के मंच पर बोले विदेश मंत्री, वैश्विक विकास दर में बढ़ोतरी और इस राह में आने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने पर दिया जोर। विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल सहयोग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को भी लचीला बनाए रखने का किया आह्वान। आर्थिक बदहाली के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक सरकार को घेरा। बढ़ती महंगाई और बढ़ते राजस्व घाटे पर जताई चिंता। कहा, बुनियादी ढांचे में नहीं होगा निवेश तो रोजगार नहीं मिलेगा। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ पर बाजार की निगाहें। इसी हफ्ते 2 अगस्त से खुलेगा आम निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ। प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए के बीच रहने की उम्मीद। कंपनी जुटाएगी करीब 5500 करोड़ रुपए। और शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत बढ़त के साथ। गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव संकेत के बाद शेयर बाजार फायदे के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में बढ़त। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आपको विस्तार से बताएंगे इन खबरों का हमारे और आपके लिए क्या मतलब है। सबसे पहले बड़ी खबर क्वाड के मोर्चे से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक विकास को बनाए रखने और इसे चुनौतियों से मुक्त करने के लिए आज वैश्विक परिदृश्य की सबसे बड़ी चुनौती बताया। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल सहयोग पर जिस तरह से सभी देश आगे बढ़े हैं, उसी तरह से आपूर्ति श्रृंखला को भी लचीला बनाए रखने पर उन्होंने जोर दिया। ग्लोबल ऑर्डर में आ रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जा रही है। इस प्रक्रिया में हम मझधार में हैं। सामूहिक प्रयत्नों से ही हम मानवीय और प्राकृतिक बाधाओं से निपटकर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार ला सकते हैं। खुले, स्थायी, सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की वकालत करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहभागिता को बढ़ावा देते हुए व्यापक राजनीतिक समझ, आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी में बढ़ोतरी और नागरिकों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर बल दिया। These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships. The march of technology has also acquired extraordinary proportions, holding possibilities of the very manner in which we live, think, and act. In a sense, we are in the midst of a reglobalization. At the same time, it is only our collective endeavors that can proof the international system against disruptions, man-made or natural. But we have significant additional responsibilities as well. As political democracies, pluralistic societies, and market economies, there is the key question of upholding a rules-based order. It is only our collaboration that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open, stable, secure, and prosperous. The commitment to doing global good that we have all undertaken has a resonance far beyond this region. It is therefore essential that our political understanding strengthens, our economic partnerships grow, our technology collaborations expand, and our people-to-people comfort intensifies. Our meeting should send a clear message that the Quad is here to stay, here to do, and here to grow. तो क्वाड के मंच से विदेश मंत्री ने बड़ा संदेश दिया है दुनिया को यह संदेश दिया कि इस वक्त जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सभी को मिलकर के काम करना होगा और भारत की इसमें बड़ी भूमिका है। क्यों
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में जो भारत का योगदान है वो 15% है और पूरी दुनिया भारत के इस योगदान को बखूबी समझ रही है और इसलिए भारत की आवाज़ को इस वक्त पूरी दुनिया के मंच पर सुना जा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये कही कि डिजिटल कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से भारत जिस तरह से पूरी दुनिया के साथ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करने की पेशकश कर रहा है वो हमारी तरफ से एक सकारात्मक पहल है और ये सहयोग लगातार जारी रहेगा। इसी तरह से पूरी दुनिया को जो तकनीकी सहयोग है उस पर सभी को काम करने की जरूरत है। लेकिन अब हम चलते हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूँगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। हमारी मनु भाकर ने भी खेलो इंडिया से उन्होंने अपनी कैरियर चालू करी थी। खेलो इंडिया में खास करके 2 प्रकार के इनिशिएटिव महत्वपूर्ण है। एक है कीर्ति प्रोजेक्ट। कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत युवाओं में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश में ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करके जिसमें स्किल है, अच्छा खेलते हैं, स्किल के टैलेंट है, कंपटीशन में आगे है, ऐसे हमारे प्लेयर को हॉस्टल में रख के अच्छी ट्रेनिंग देके, अच्छे कोच देके उसको तैयार करा जाता है। वैसे ही मनु भाकर के लिए भी तैयारी हुई थी और खेलो इंडिया के तहत टॉप्स के द्वारा, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि उसको जो टैलेंट है जिस खिलाड़ियों में उसको टारगेट करना है, उसको विशेष ट्रेनिंग देनी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे 117 प्लेयर ओलंपिक्स में गए हैं, ये सभी को टॉप्स के तहत आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, यानी कि उसको बेस्ट कोचिंग दिया गया, उसको विदेश के कोच की आवश्यकता होगी तो विदेश के कोच हायर करा गया, उसका खर्च टॉप स्कीम के तहत करा गया। उसको विदेश में ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जो हमारे 117 प्लेयर है सभी को ये योजना का लाभ मिला है। उसमें उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हुए हमारी मनु भाकर है, उसको जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजी गई थी। हमारे प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं कोच के लिए कि मुझे ये कोच चाहिए, ये विदेशी कोच चाहिए, तो विदेशी कोच के लिए भी टॉप्स के तहत, भारत सरकार के तहत खर्च करा जा रहा है। इसलिए हमारा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लेवल पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है और अच्छा परफॉर्म भी करा है।
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एशियन गेम्स में 124 खिलाड़ी थे जिन्होंने 42 मेडल जीते थे। एक खिलाड़ी खेलो इंडिया से निकले थे, यानी कि खेलो इंडिया आज भी और अगले दिनों में भी भारत के खेल को आगे बढ़ाने में, हमारे बेस्ट खिलाड़ी को निर्माण करने में, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में और देश और दुनिया में हमारे प्लेयर अपना नाम रोशन कर पाए और देश को गौरव प्रदान करें, उसके लिए भी खेलो इंडिया बहुत उपयोगी होगा। और आज जो ओलंपिक्स चल रहा है, आज के दिन में 34 खिलाड़ी आज यानी कि 29 को कंपटीशन में उतरेंगे। उसमें आर्चरी में धीरज, तरुणदीप और प्रवीण आज आर्चरी की कंपटीशन में खेलेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में वुमेन्स में रमिता जिंदाल आज खेलेगी और मैन में अर्जुन बबूता, ये दोनों आज शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग दोनों हमारे खिलाड़ी आज खेलेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग, भारतीय लोग, चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं। और हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं। आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में, और आपकी आने वाली 2 इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रही है। उसमें मिक्स एयर पिस्टल में आप सर्वजोत के साथ खेलेगी, और तीसरी आपकी इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल में। दोनों इवेंट में आपकी सफलता के लिए हम शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर मनसुख मांडविया संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मनु भाकर को बधाई दी और आगे के खेलों के लिए शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज 34 खिलाड़ी उतरेंगे ओलंपिक के मैदान में। खेलो इंडिया का उन्होंने जिक्र किया, एशियन गेम्स में किस तरह से खेलो इंडिया ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए 42 मेडल्स जीते, और कैसे खिलाड़ियों को विदेशी कोच और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी का जिक्र करते हुए मनसुख मांडविया साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि देश छोड़ने वाले सभी भारतीयों के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। मंत्रालय ने इस बात को दोहराया कि कर भुगतान प्रमाण पत्र भारत के निवासियों के लिए केवल चुनिंदा स्थितियों में ही आवश्यक है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश से बाहर जाने वाले मामलों में कर भुगतान प्रमाण पत्र सिर्फ गंभीर वित्तीय अनियमितता करने वालों और भारी कर बकाया रखने वाले भारतीयों के लिए ही अनिवार्य बनाया गया है। दरअसल कालाधन अधिनियम के तहत देश से बाहर जाने वाले भारतीयों के लिए कर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब अनिवार्य है। वित्त अधिनियम 2024 में काले धन अधिनियम को उन अधिनियमों की सूची में अब शामिल करने का प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेना जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर भुगतान प्रमाण पत्र केवल भारतीयों के लिए अनिवार्य है जो गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हैं या फिर उनके ऊपर 10 लाख रुपए से ज्यादा की कर देनदारियां बकाया हैं, बशर्ते इन भुगतान पर किसी भी प्राधिकरण ने रोक नहीं लगाई हो। यह कानून 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसका उद्देश्य है कि अघोषित विदेशी संपत्तियों के संबंध में कर की चोरी को रोका जा सके। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को कर निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए केवल कारण दर्ज करने या फिर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या फिर मुख्य आयकर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कहा जा सकता है। ये प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करेगा कि उक्त व्यक्ति की आयकर अधिनियम या संपदा कर अधिनियम या फिर उपहार कर अधिनियम या व्यय कर अधिनियम के तहत कोई भी उनके ऊपर देनदारी बकाया नहीं है।
और जल्दी से देख लेते हैं कि आज शेयर बाज़ार की शुरुआत किस तरह से हुई। गिफ्ट निफ्टी से जो हमें संकेत मिलने शुरू हुए थे उसके मुताबिक आज भारतीय शेयर बाज़ारों में जो रुख है वो फ़ायदे का दिखाई दिया। करीब 80 अंकों पर 25,046 का स्तर गिफ्ट निफ्टी का दिखाई दिया। और अब से थोड़ी देर पहले अगर हम बाज़ारों की बात करें तो निफ्टी में करीब 70 अंकों की बढ़त और सेंसेक्स में 354 अंकों की बढ़त के साथ आज के शुरुआती कारोबार में जो आज हमें रुख दिखाई दिया वो खरीदारी का। निवेशकों के लिए अच्छी खबर, आज जो निफ्टी की ओपनिंग 128 अंक ऊपर हुई है। आज के टॉप गेनर्स में बैंकिंग काउंटर शामिल हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, बीपीसीएल और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स इस वक्त फ़ायदे के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। टाटा स्टील, एलटीआईएम, अपोलो हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करें तो सिप्ला, टाटा कंज्यूमर्स, टाइटन कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज़ और भारतीय एयरटेल में इस वक्त गिरावट है। ये गिरावट 1% से लेकर के 2.25% तक की है। सिप्ला में अब ये गिरावट और ज़्यादा गहराती जा रही है। और इकॉनमी टुडे में अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। और हमारा आज का फोकस है केंद्रीय बजट में जो राज्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के, क्योंकि राज्यों के विकास के साथ ही देश का विकास संभव है। स्पष्ट तौर पर ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना है बजट में भी स्पष्ट दिखाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और आर्थिक सुधारों के अगले चरण में विकास और रोजगार पर फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों से आर्थिक सुधारों पर काम करने की उन्होंने अपील की है। राज्यों को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप पर में सुधार लाने की अपील किया और इसी आधार पर उनको ज़्यादा आवंटन दिया जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा डिवोल्यूशन स्टेट्स के लिए किया गया है। आपको याद होगा कि बजट में पूंजीगत जो खर्च है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको 11,11,111 करोड़ रखा गया है, लेकिन राज्यों को अतिरिक्त 1.3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त लोन भी मिलेगा और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। बीते बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय करों में अगर राज्यों की हिस्सेदारी देखें तो ये 12.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर है। और केंद्र की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी राज्य सरकारों को हिस्सा मिलता है। करीब 5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को मिलेंगे। राज्यों को मिलने वाले अनुदान में भी जो ग्रांट इन एड है उसमें इस बजट में 29% की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से कई सारे मद हैं जिस पर राज्य सरकारों को पैसे दिए जाते हैं। 3.9 लाख करोड़ रुपए ये काफ़ी बड़ी राशि है जो कि ग्रांट इन एड के तौर पर दी जाएगी। प्रोफेसर अश्विनी महाजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो ये जो फोकस है राज्यों पर लगातार, और भी हमने देखा कि अब तक का सबसे बड़ा डेवोल्यूशन जो ट्रांसफ़र है वो राज्यों के लिए किया गया। तो राज्यों पर इतना फोकस क्यों नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि इससे पहले के बजटों में राज्यों पर इतना बड़ा फोकस दिख नहीं रहा था? देखिए, 14वें वित्त आयोग के बाद लगातार राज्यों का शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि पहले 32% शेयर टैक्स डेवोल्यूशन का मिलता था, अभी वो 42% मिलता है। 14वें वित्त आयोग के बाद हुआ और यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि राज्यों की शिकायत रहती थी कि हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मिनिमाइज करना चाहिए और हम अपनी स्कीम्स बनाएंगे अपने आधार पर। इसको बहुत अच्छा तर्क था जिसके आधार पर 42% शेयर देना शुरू किया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उसको कम किया गया ताकि राज्य अपनी खुद की स्पॉन्सर करके स्कीम्स चलाएं। इस बजट में हमने देखा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, पिछले बजट में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी, उससे ऊपर अभी इस बजट में भी वृद्धि हुई है। राज्यों की आमतौर पर शिकायत रहती है कि केंद्र उनको कम पैसे देता है, क्योंकि हमारी एक यूनिटरी और फेडरलिज्म दोनों का एक मिक्सचर है हमारे यहाँ। केंद्र के पास अधिकार भी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए राज्यों को डेवोल्यूशन भी मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले समय में जो यहाँ पर सरकार इस बार भी दिया है, इससे पूर्व में भी सरकारों ने दिया, और
और इस मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद लगातार राज्यों पर फोकस है और बार बार फिस्कल फेडरलिज्म की बात के साथ साथ एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात भी की जा रही है कि सब लोग मिल करके देश को विकास करने की तरफ आगे बढ़ें। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारों को ही काम करना होता है। कुछ हद तक शिक्षा भी है। बाकी कुछ कई ऐसे विषय हैं जो केवल राज्य सरकारों को करने होते हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सेंटर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। उसके कारण उनके कर्तव्य भी हैं और उन कर्तव्यों का वो ठीक प्रकार से निर्वाह कर पाएँ, इसलिए केंद्र से उनको अनुदान भी दिया जाता है, अनुदान राशि भी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दिया जाता है। जैसे जी। आपने देखा कि 50 साल के लिए कर मुक्त टैक्स जो किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट मुक्त जो है उनको लोन लोन दिया दिया जाएगा। जाएगा। जी सर। लेकिन लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, मैं अजय जी यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि राज्यों को जितना ज़्यादा शेयर अभी मिलता जा रहा है उसका दुरुपयोग भी बहुत बड़ी संख्या में राज्य कर रहे हैं फ्री बीज को देकर के। यह देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। जो अनुदान या जो भी राशि उनको दी जाती है, जिस काम के लिए दी जाती है, उसका उपयोग न करते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रैवल, मंगलसूत्र, तमाम प्रकार की ऐसी हाँ, मतलब करें आपकी राजनीतिक फायदे के लिए उन ब्रांड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सर एक चीज़ हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या संवैधानिक व्यवस्था ये है कि जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट इन एड के रूप में केंद्र सरकार को कहती है वो देना ज़रूरी है, और अगर देना ज़रूरी है तो क्या वो स्पेसिफिक मद के लिए फाइनेंस कमीशन अनुशंसा करता है? देखिए, ये बात सही है कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं और उनको केंद्र सरकार को मान्य या अमान्य करना होता है। लेकिन अभी तक की प्रथा ये रही है भारत के संविधान के लागू होने के बाद, जब से जितनी भी जिस प्रकार की भी अनुशंसा वित्त आयोग के द्वारा की गई है उस सबको पूर्णतया माना गया है, सभी सरकारों ने माना है। जी जी। जहाँ तक किसी खास मुद्दे के लिए जब पैसा दिया जाता है उसका उसी के लिए उपयोग होना चाहिए। इसीलिए अभी केंद्र की तरफ से कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि जो अंधाधुंध ऋण ले रहे थे जी जी। उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का भी प्रयास हो रहा अश्विनी है। सर, एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको। ये जो कर्नाटका में कल वित्त मंत्री थी उसके बारे में हम एक बार सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद उस पर आपका क्विक रिएक्शन लेंगे। कल वो कर्नाटक में थी और उन्होंने राज्य की स्थिति और महंगाई को लेकर के बड़ी टिप्पणियां की। राज्य सरकार द्वारा जो भेदभाव का आरोप है उसको भी उन्होंने आंकड़ों के साथ उनका जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 साल पहले कर्नाटक रेवेन्यू सरप्लस राज्य था जो अब डेफिसिट में पहुंच गया है। महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। उद्योग जगत खराब कानून व्यवस्था से परेशान होकर राज्य से बाहर करने का विचार कर रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का उधार लिया गया और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार पर SC/ST फंड के डायवर्जन पर भी चिंता जताई है। When inflation was lesser in Karnataka than the national average, but now inflation is higher than the national average. You know the reasons for it. I'll highlight the reasons. Petrol price was hiked by 3 rupees per petrol and 3.5 for diesel. Milk prices have gone up by 5 rupees. Property guidance value has been hiked from 25% to 30%. Stamp duty charges have increased by 200 to 500%. Vehicle registration fees have been hiked by 3%. An additional 10% lifetime tax on EV vehicles have been imposed. So inflation is naturally higher than national average. Revenue deficit, very high. Capital expenditure spending not happening or even reduced, with statements saying because I'm doing all the welfare which I promised, all the 5 package that I've given, I can't spend money on capital expenditure. If you don't spend money on capital expenditure, employment is not going to come to Karnataka. You won't have your youth getting employed unless capital expenditure money is spent. तो श्री महाजन जी, ये जो रोजगार को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, डेफिसिट को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, वो केवल केंद्र पर ही नहीं बल्कि अब राज्यों पर भी उठना जरूरी है, क्योंकि राज्यों के विकास पर ही केंद्र का विकास निर्भर है। ऐसे
आप ये देखिए कि जिन जिन राज्यों ने इस प्रकार से वित्तीय अनुशासनहीनता बरती है, उन सब राज्यों में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से नुकसान हुआ है। चाहे वहाँ की जनता को ज़्यादा कीमतें देनी पड़ रही हों, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई हो, या उद्योग वहाँ से बाहर हो रहे हों, या लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना होने के कारण उस प्रांत का विकास ना हो रहा हो। ऐसा हमारे पास तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। हमारे पास पंजाब का उदाहरण है, हमारे पास आंध्र प्रदेश का उदाहरण है, हमारे पास कर्नाटका का उदाहरण अभी नया बन रहा है। लगातार जो राज्य अच्छी वित्तीय स्थिति में थे, सरप्लस में थे, वो इस प्रकार की, मैंने जो पहले जिक्र किया आप इससे पूर्व, कि कैसे वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण और उसके साथ ही साथ फ्री बीज और राजनीतिक अपने हित साधन के कारण जी, जी। सरकारें अपने 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 राज्य को, यानी जो वहाँ की लीडरशिप है, उसको इस बात को समझना होगा कि वो अपने राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ संविधान की एक सीमा है कि संवैधानिक आधार पर उस राज्य को कितना पैसा दिया जाता है। बजट की भी एक सीमा होती है। भारत में अभी 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उसको आप 100 लाख करोड़ रुपए का नहीं कर सकते हैं। जी, सभी जी। राज्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कई राज्यों के वित्त मंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि सर हमारी वित्तीय हालत खराब है, केंद्र सरकार हमें मदद नहीं करती है। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन उसी समय आता है कि ये वित्तीय हालत खराब कैसे हुई, उसके बारे में जानकारी लीजिए। आज पंजाब की, मैंने अभी अध्ययन किया था, पंजाब की जो इंडस्ट्रियल पोजीशन है, एक समय में एक औद्योगिक राज्य माना जाने वाला, आज वहां से सब लोग पलायन कर रहे हैं वहां के उद्योग। बिल्कुल सही मैं कहा यहाँ महाजन ने आपने। माध्यम मेरे से पास बता वक्त कम है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 48 लाख करोड़ रुपए में 23 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो राज्यों को दिए जा रहे हैं। इसलिए राज्यों की जिम्मेदारी विकास की इस कहानी में कदम ताल करने की ज़रूरत है। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन किसी और दिन हम राज्यों पर, ख़ासतौर पर जो आपने फ्रीबीज की बात की, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को आपको इजाज़त देना होगा इस वक्त। फिलहाल डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आपको हम छोड़े जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार।